हेलो मित्रों, कनक क्लासेस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम लोग संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। क्या है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार अधिकार फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। मित्रों, मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत एवं अपरिहार्य है। इसलिए हमारा संविधान हमारे लिए मौलिक अधिकारों का विस्तृत उल्लेख करता है। तो मित्रों, देखते क्या है ये जो मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत एवं अपरिहार्य है। इसलिए हमारा संविधान हमारे नागरिकों को, हम लोगों को यह अधिकार प्रदान करता है। इसलिए हमारा संविधान हमें यानी हम भारतीय नागरिकों को, या ऐसे कर लीजिए, भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। मित्रों, विशेषकर 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मित्रों, ये जो अधिकार हैं, ये हमारा संविधान हमारे जीवन के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत एवं अपरिहार्य है। और ये समानता, ये जो अधिकार दे रहा है, जो ये अधिकार देता है, ये अधिकार हमारे जीवन के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, ये चीजें दिखा रहा है कि बिना अधिकारों के व्यक्ति का जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। देखिए, ये कहता है, ये अधिकार इसलिए भारत का संविधान जो है हमको प्रदान करता है। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मित्रों, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और है लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
मित्रों हमारे संविधान में ये 6 प्रकार के अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। नागरिकों को भी और कुछ अधिकार व्यक्तियों को भी दिए गए हैं। व्यक्ति और नागरिक का अर्थ, व्यक्ति और नागरिक का अर्थ, नागरिक मतलब भारतीय नागरिक और व्यक्ति का मतलब ये है, व्यक्ति एक बड़ी अवधारणा है जिसमें भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक भी सम्मिलित हैं। तो इसमें हम देखेंगे, जब हम इस अधिकार को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये दिखाएंगे कि कौन से अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त हैं और कौन से अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। यह अधिकार मित्रों संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल रूप से इसका उल्लेख किया गया है। इस समय हम जो इसमें आपको बताएंगे वो 12 से लेकर 32 तक, क्योंकि इसमें 2-3 आर्टिकल जो है निकाल दिए गए हैं। तो मित्रों समानता के ये अधिकार जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों में मुख्यतः इन अधिकारों को हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, जो ये मूल अधिकार होता है वो राज्य के विरुद्ध होता है। ये इसको देख लीजिएगा, ये 14 से लेके 18 तक, ये जो है 19 से 22 तक आर्टिकल, ये जो है 23, 24 और ये 25 से लेके 28 तक, ये 29, 30 और ये मित्रों 32। ये जो है ये इन अनुच्छेदों में हमारे ये अधिकार दिए गए हैं। व्यक्ति के जीवन के लिए यह मौलिक अधिकार अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं, इनकी आवश्यकता है। इन अधिकारों के बिना जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, ये हमारा संविधान कहता है। फिर आगे देखते हैं मित्रों, हम कहते हैं, ये कहते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि राज्य अगर हमारे इन अधिकारों को पूरा नहीं करता है तो हम जो है न्यायालय में न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अगर राज्य हमारे अधिकारों को पूरा नहीं करता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं। जैसा कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम जानते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को यदि राज्य पूरा नहीं करता है तो वहां हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। ये दोनों में अंतर है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में। ये इसलिए कह सकते हैं कि ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। राज्य जो है शासकीय शक्ति मौलिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करती है, या ये कह सकते हैं राज्य और व्यक्ति के बीच में एक सामंजस्य बैठाने का कार्य जो है वो मौलिक अधिकार करता है। मूल अधिकार आपका व्यक्ति और राज्य के बीच में एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता है। मित्रों ये चीज जान लीजिएगा, ये लाइन भी आपकी प्रश्न बनी हुई है, ये पूछा गया है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध होते हैं, ऐसे करके। तो इस लाइन को याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, यह भी प्रश्न बना हुआ है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ये प्रश्न बना हुआ है। ये स्वतंत्रता का क्रम कैसे है, ये चीजें पूछा गया है। ये आर्टिकल समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है,
यह भी प्रश्न बना हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है, यह भी प्रश्न बना हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न उठाकर पूछे गए हैं। मित्रों, सामान्य परिस्थितियों में राज्य इन अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ इसमें परिवर्तन हो सकता है। इस चीज को अभी देख लें, थोड़ा सा बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे। आपातकालीन परिस्थितियों में अनुच्छेद 352 की लगने की दशा में हमारे आर्टिकल में केवल 20 और 21 को छोड़कर सारे आर्टिकल समाप्त घोषित किए जा सकते हैं राज्यों के द्वारा, लेकिन 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये आपका प्रश्न बना हुआ है कि किन आपातकालीन परिस्थितियों में वो कौन सा आर्टिकल है जो समाप्त नहीं होता है। तो मित्रों, आपका आंसर होगा आर्टिकल 20 एंड 21। तो ये चीजें मित्रों याद रखिएगा। हम थोड़ा सा इसको बताने से पहले हम ये चाहते हैं कि मौलिक अधिकारों का भी अपना एक इतिहास है और भारत में भी मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम आपसे करना चाहेंगे। तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ। मूल अधिकार, सबसे पहले मित्रों 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने एक अधिकार पत्र जनता के लिए घोषित किया। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने एक अधिकार पत्र, इसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र का दस्तावेज जारी किया। मित्रों, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो अधिकार होते हैं वो राजा और उसके अधिकारियों के इर्द गिर्द सीमित होते हैं। जनता को उसके पहले, इन जॉन के 1215 के पहले किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। इस अधिकार पत्र यानी घोषणा पत्र के माध्यम से बहुत थोड़ा सा अधिकार जो है ये जनता को देने का प्रयास किया गया, यानी जो सत्ता में अधिकारों का विकेंद्रीकरण था वो बहुत थोड़ी मात्रा में यहां से दिखाई पड़ता है मित्रों। फिर जो है 1689 ईस्वी में वहां एक रक्तहीन क्रांति होती है और उसमें इस अधिकार जो इतना बड़ा था वो अधिकार इतना बड़ा हुआ। ये अधिकारों में थोड़ा सा वृद्धि ये 1689 ईस्वी में की गई। मित्रों, उसके बाद जो है ब्रिटेन में इस तरह के काम में ढीलापन आ गया। फिर यह जो है हम यहां से चलते हैं फ्रांस की तरफ, क्योंकि शुरुआत जो है ब्रिटेन से हुई, फिर हम फ्रांस पहुंचते हैं और यहां मित्रों 1789 ईस्वी में एक क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति के जो परिणाम निकल के आते हैं, रिजल्ट निकल के आते हैं, उसमें मानव अधिकारों की घोषणा की जाती है। मानव अधिकारों की घोषणा,
अधिकारों की घोषणा। इन मानव अधिकारों में ही सबसे पहले मित्रों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। ये शब्द जो है मित्रों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यह आपको आपकी फ्रांस की क्रांति से निकल कर आए। मित्रों, फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन फ्रांस की सत्ता पर कब्जा करता है और वह जो है पूरे यूरोप को जीतने का दावा करता है, जीतने का प्रयास करता है और साथ साथ इन क्रांति के सिद्धांतों का वह प्रचारक भी न चाहते हुए भी बन जाता है। और फ्रांस से ही मित्रों ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार पूरी दुनिया में फैल गए। या यहाँ तक कहा जा सकता है कि ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं जो पूरी दुनिया में प्रचारित हुई। मित्रों, यही जो है और ये चीजें हमारे प्रस्तावना में भी देखने को मिलेंगी और मौलिक अधिकारों में तो इसका बहुत ही विस्तृत उल्लेख किया गया है। यहाँ तक ये कह सकते हैं कि संविधान जो है इन बातों को स्थापित करने का प्रयास करता है। ये चीजें यहाँ से निकल के आई। फिर अब मित्रों हम आपको ये भी बताएं कि हमारे यहाँ जो मूल अधिकार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? हमारे यहाँ अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। हमने संविधान के विदेशी स्रोत जब हम आपको बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में भी 1791 ईस्वी में वहां क्रांति होने के बाद जब संविधान का संशोधन किया गया तो अलग से मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई और जो मौलिक अधिकारों का रूप दिया गया उसकी कुछ अच्छी बातें जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी उन मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में रखा गया। मित्रों, ये था भारत के बाहर मौलिक अधिकारों का विकास। चलिए अब हम देखते हैं भारत के अंदर मौलिक अधिकारों का विकास कैसे होता है। हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था। हम जो है ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो मौलिक अधिकार का विकास होगा उसी के समय में होता है। लेकिन यहाँ जो है जो सबसे पहले 1895-96 के आसपास सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग को लेके एक मांग रखी जाती है। एनी बेसेंट ने भी इसके लिए प्रयास किया था, लेकिन पहला जो वैधानिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया गया वो कांग्रेस के द्वारा किया गया। और कांग्रेस ने जब नेहरू रिपोर्ट बनाई, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में, तो इसमें जो है मूल अधिकारों का विशेष रूप से उल्लेख किया। मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से उल्लेख किया। नेहरू रिपोर्ट मित्रों ये जान लीजिएगा, ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के नाम पर इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। ये भी आपका प्रश्न बन चुका है। पीसीएस 2009 में ये पूछा है मेंस में कि मूल अधिकार के बाद सबसे पहले कहाँ की गई, तो 4 ऑप्शन दिया गया था, उसका आंसर जो था वो नेहरू रिपोर्ट। ये मित्रों जान लीजिएगा, पीसीएस 2009 में पूछा गया है। और नेहरू रिपोर्ट वास्तव में क्या थी ये आपके इतिहास का विषय है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे कि एक बार बिर्किनहेड एक अंग्रेज अधिकारी ने भारतीय नेताओं को, भारतीय राजनीतिक दलों को यह चुनौती दी कि आप जो है संविधान की मांग करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं और आप खुद आपस में बटे हुए हैं, तो इस स्थिति में कैसे आपको अधिकार दिया जाए? अरे आप एक होके तो दिखाइए,
हम आपको अधिकार देने के लिए तैयार हैं। इस चुनौती को भारतीय राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया मित्रों, और सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर इस नेहरू रिपोर्ट को बनाया। और इस नेहरू रिपोर्ट के एक बहुत बड़ा दस्तावेज, इसमें जो है अधिशासी डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। फिलहाल अभी हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वो इतिहास का विषय है, लेकिन यही जानते हैं कि उस रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। मित्रों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए थे भाग लेने, वहां उन्होंने मूल अधिकारों की बात रखी। और सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया, उस समय राजनीति कर रहे सबसे बड़ा दल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वाहक कही जाती थी, उसने अपने कराची अधिवेशन 1931 में मानव अधिकारों की घोषणा की। मूल अधिकारों का प्रस्ताव, मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। मूल अधिकारों का प्रस्ताव जो कांग्रेस ने कहां पारित किया था मित्रों, ये आपका प्रश्न बना हुआ है कराची अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मित्रों, यह प्रश्न भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि कराची अधिवेशन में मूल अधिकार पारित किए गए थे, कहां हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी, सारी बातें। इसके बाद जो मेन बात आती है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ये मित्रों आप जानते ही होंगे। तो हम देखते हैं 1946 में जब संविधान सभा बनती है कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा, तो संविधान सभा के तहत संविधान निर्माण के लिए समितियों का गठन किया गया। और उसमें जो मूलाधिकार अल्पसंख्यक समिति थी, जिसे मूलाधिकार अल्पसंख्यक समिति संविधान सभा के तहत संविधान निर्माण करने के लिए कई प्रकार की समितियां बनाई गई, कई समितियों का गठन किया गया। उसमें एक समिति थी मूलाधिकार अल्पसंख्यक समिति। इस समिति को जो है मूल अधिकारों के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। और इसके अध्यक्ष भी मित्रों ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मित्रों ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी सहायता के लिए, इस समिति की सहायता के लिए एक उप समिति भी बनाई गई थी, वो थी जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में बनी थी। इस समिति की सहयोग के लिए एक उप समिति बनाई गई थी, किसकी अध्यक्षता में? जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। मित्रों ये भी प्रश्न बना है, मूलाधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार अल्पसंख्यक पर बनी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। यहां से आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे। मित्रों ये है भारत में मौलिक अधिकारों का विकास। और इन सब को देखते हुए भारत का जब संविधान निर्माण किया गया, तो संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल संविधान में, इस समय जो इतिहास में है संविधान में है, वो अनुच्छेद 12 से लेके 32 तक इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मित्रों ये चीजें, ये बातें ध्यान में रखिएगा। यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, इसके बाहर, अनुच्छेद के बाहर से, मौलिक अधिकार से संबंधित, हमने आपको सारे प्रश्नों को यहाँ पर
उल्लेख किया है। सारी लाइनों को ध्यान में रखिएगा मित्रों। यहां से आपका प्रश्न बनेगा। कल की क्लास में हम आपको आर्टिकल बताएंगे, 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15, 16, 17, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बस इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं मित्रों। धन्यवाद।